हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएस मित्रा पे आप सबका स्वागत है। जैसा कि हम लोग भारत का संवैधानिक विकास पे चर्चा कर रहे थे। इसके पहले 2 वीडियो हमने डाला है, जिसमें एक में हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा था। उसके बाद फिर दूसरे वीडियो में हमने 1793 के चार्टर एक्ट पर चर्चा की थी। आज जो वीडियो है वो 1813 का चार्टर एक्ट पर है। हम ये देखेंगे कि इसके तहत जो ब्रिटिश सरकार ने कंपनी पर जो नियम या विधि बनाई थी वो क्या क्या थे। तो उसके पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि 1813 चार्टर एक्ट आया क्यों, इसकी वजह क्या था। तो जैसा कि हमने 1793 में पढ़ा था, उस समय ब्रिटिश सरकार ने कंपनी को 20 वर्ष के लिए भारत में व्यापारिक एकाधिकार को बढ़ा दिया था 20 वर्षों के लिए। तो 1813 के समय वह वर्ष खत्म होने वाला था। 1813 में वह वर्ष खत्म होने वाला था और इसके तहत 1813 में ही इंग्लैंड में 1813 में ही इंग्लैंड में कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त करने की मांग की जा रही थी। अब ये मांग क्यों की जा रही थी? तो उस समय क्या हुआ कि 1813 में क्या हुआ कि जो हस्तक्षेप का सिद्धांत था, क्या था? जो अहस्तक्षेप का सिद्धांत था और नेपोलियन द्वारा लागू महाद्वीपीय व्यवस्था, यह नेपोलियन द्वारा लागू महाद्वीपीय व्यवस्था के तहत जो यूरोपीय जो व्यापार था, यूरोपीय व्यापार वह अंग्रेजों के समाप्त हो रहे थे। यूरोपीय व्यापार जो था वह अंग्रेजों के लगभग बंद हो गया था। वह अंग्रेजों के लगभग बंद हो, जो यूरोप में अंग्रेजों का व्यापार चल रहा था, वह हस्तक्षेप का सिद्धांत और नेपोलियन द्वारा लागू महाद्वीपीय व्यवस्था के कारण यूरोपियों का जो व्यापार था, यूरोपीय में जो अंग्रेजों का व्यापार था, वह लगभग बंद हो गया था। तो इस कारण इंग्लैंड के जो अन्य व्यापारी थे वो चाह रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार है भारत में व्यापार का, वो समाप्त हो जाए उसके बाद, ताकि हम लोग भी भारत से व्यापार कर सकें। तो इसके कारण इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया के एकाधिकार व्यापार को समाप्त करने के लिए इंग्लैंड में व्यापारियों से मांग की जा रही थी कि भारत में वह समाप्त कर दी जाए। तो इसके तहत जो 1813 का चार्टर एक्ट था, ब्रिटिश जो सरकार थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी पर क्या क्या नियम बनाए उस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलो हम लोग देखते हैं कि वह क्या क्या था। तो इसके द्वारा भारतीय व्यापार पर कंपनी का जो एकाधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया। मतलब इस एक्ट के द्वारा भारतीय व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। लेकिन उनका जो था चीन और चाय के साथ, इन दोनों के साथ उसका एकाधिकार व्यापार बना रहा। इसका क्या मतलब कि भारत में जो अन्य अंग्रेज व्यापारी आएंगे वो हर चीज पर अब व्यापार करेंगे, किंतु चीन और चाय पर केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगी। उसके अलावा अन्य कोई व्यापारी व्यापार नहीं कर सकता है। बाकी हर जगह से कंपनी का एकाधिकार व्यापार समाप्त कर दिया गया, केवल चीन और चाय को छोड़कर। फिर इसके बाद हमने देखा कि सभी अंग्रेज व्यापारी को भारत में व्यापार करने की छूट दे देगी। मतलब जब कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया व्यापार से, चीन और चाय के साथ छोड़कर, तो सभी जितने अंग्रेज व्यापारी थे सबको भारत में व्यापार करने की छूट दे दी गई।
फिर इसके बाद ईसाई धर्म प्रचारकों को, जो ईसाई धर्म प्रचारक थे, उनको भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई। जो ईसाई धर्म प्रचारक थे उनको इस एक्ट के तहत ईसाई धर्म प्रचारक को भारत में प्रचार करने की अनुमति दे दी गई, जिसके लिए उनके लिए कलकत्ता में एक गिरजाघर की व्यवस्था की गई। जो ईसाई धर्म प्रचारक थे उनके लिए कलकत्ता में एक गिरजाघर की व्यवस्था की गई। फिर इसी के तहत 1813 के चार्टर एक्ट के तहत भारतीयों के लिए, जो मतलब भारतीय शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई। मतलब भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई। अब ये 1 लाख रुपए जो था, यह कंपनी के 1 लाख रुपए जो था, यह कंपनी के आय से, जो कंपनी का प्रतिवर्ष आय होता था, उससे व्यय किया जाना था। उससे व्यय किया जाना था। मतलब जो भारत की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई थी, वह कंपनी के आय से लिया जाना था। फिर इसके बाद जो नियंत्रण बोर्ड या बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था, उसकी शक्तियों को परिभाषित किया गया और उसकी शक्तियों में विस्तार भी कर दिया गया। उसकी शक्तियों को परिभाषित किया गया और उसकी शक्तियों में विस्तार भी कर दिया गया। अब इसका मतलब क्या था कि उसकी शक्तियों में विस्तार भी कर दिया गया और परिभाषित, तो इसकी जो शक्तियां थी ये क्या बढ़ा दी गई कि जो इसकी निगरानी को बढ़ा दी गई और जो इसका आदेश था, इसके आदेश को भी बढ़ा दिया गया। मतलब जारी कर दिया गया कि इसके आदेश के बिना कुछ नहीं होगा और इसकी निगरानी को भी और अधिक बढ़ा दिया गया। इसके बाद हमने देखा कि कंपनी को 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दी गया। मतलब इसके बाद भी कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण पर अधिकार दे दिया गया। अब ये नियंत्रण पर अधिकार तो मतलब दे दिया गया भले ही, लेकिन इसमें यह स्पष्ट कर दिया गया था कि जो ब्रिटिश क्राउन होगी, इसका जो आदेश होगा उस पर जो ये अधिकार है, जो कंपनी का अधिकार है, उसका कोई ब्रिटिश क्राउन के आदेश पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब जो कंपनी का अधिकार होगा, मतलब नियंत्रण और राजस्व पर, तो इस पर जो ब्रिटिश क्राउन का आदेश रहेगा, उस पर कंपनी के अधिकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसमें यह स्पष्ट कर दिया गया था। फिर हम इसमें देखते हैं कि जो भारतीय राजस्व से ब्रिटिश सेना थी, वह जो ब्रिटिश सेना थी, जो भारतीय राजस्व से जो भारतीय राजस्व था, ब्रिटिश सेना के लगभग 29,000 सैनिकों को वेतन दिया जाता था। भारतीय राजस्व से 29,000 सैनिकों को वेतन दिया जाता था। फिर अगर हम बात करें 1813 के चार्टर एक्ट में, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किए जाने की मांग की जा रही थी, वो तो हमने पहले स्पष्ट कर दिया कि इंग्लैंड में मतलब इसका क्या कारण था। लेकिन इसका एक कारण और यह भी था कि जो मतलब भारतीय साम्राज्य जो ब्रिटिश साम्राज्य था, भारत में
अधिक होने के कारण, मतलब ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में अधिक क्षेत्रफल होने के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी सही तरीके से सही तरीके से वो देख भी नहीं पा रही थी। इस कारण उसको धीरे धीरे समाप्त करना ही, एकाधिकार को समाप्त ही कर दिया गया। और जो मतलब ब्रिटिश जो क्राउन था, सरकार थी, उनका धीरे धीरे प्रभुत्व स्थापित होने लगा। और अगर हम देखें तो इसके तहत भारत में, मतलब इस एक्ट के तहत, अगर हम इस एक्ट की बात करें, इस एक्ट की अगर हम बात करें तो भारत में अंग्रेजी राज की, मतलब भारत में अंग्रेजी राज्य की संवैधानिक स्थिति को पहली बार स्पष्ट कर दिया गया। इस एक्ट के तहत भारत में अंग्रेजी राज्य की संवैधानिक स्थिति को पहली बार स्पष्ट कर दिया गया था 1813 के चार्टर एक्ट में। तो ये था 1813 का चार्टर एक्ट, जिसके तहत हमने देखा कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन चीन और चाय के साथ उसका एकाधिकार बना रहा। उसके बाद फिर हमने देखा कि अंग्रेज व्यापारियों को भारत में व्यापार करने की छूट दे दी गई। ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई, जिसके लिए भारत में ईसाई धर्म प्रचार के लिए गिरजाघर की व्यवस्था की गई, वो भी कलकत्ता में। फिर भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई। यह 1 लाख रुपए जो था कंपनी के आय से व्यय करना था। फिर हमने देखा कि नियंत्रण बोर्ड, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, की शक्ति को परिभाषित किया गया और इसके शक्तियों में विस्तार भी कर दिया गया। फिर हमने देखा कि भारत कंपनी को 20 वर्ष के लिए भारतीय प्रदेश तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया, लेकिन यह जो अधिकार था वो ब्रिटिश क्राउन के जो आदेश जारी किए जाते थे उसका, इस अधिकार का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। जो ब्रिटिश सरकार कानून बना के दे देती थी वह मान्य होता था। फिर देखा जाए तो भारतीय राजस्व से ही ब्रिटिश सेना की जो संख्या थी 29,000, वो 29,000 सैनिकों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाना था। तो ये था 1813 का चार्टर एक्ट। अब इसके अगली वीडियो में हम लोग 1833 का चार्टर एक्ट पढ़ेंगे। उसमें देखेंगे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो कानून बनाया गया था वो क्या